हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, आज का जो हमारा वीडियो है वो है जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस क्लास 11th का एमएलटी वाला जो फॉर्म है बेटा, उसका जो हमने पहला पार्ट लगाया है, दिया है आपको, उसी का सेकेंड फेज़ है। डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ पॉइंट हमने जो जिसमें चर्चा करी थी लास्ट हेडिंग में, कि हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे इसकी, क्योंकि इसमें डेरिवेशंस हैं, कुछ कन्वर्जन्स भी हैं, उसे भी हमने जानना है, बहुत आवश्यक हैं, जो आपके लिए एग्जाम्स पर्पज़ में और आगे प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करें हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में कि कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अदर यूनिट। तो आखिर ये क्या होता है, एक यूनिट से अदर यूनिट क्या होता है? तो जैसे कि मान के चलो कि आप करते थे ना कि केजी को किस में कर देते थे, ग्राम में कर देते हैं। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में। तो ये आप देख रहे हैं क्या है, ये है यूनिट का कन्वर्जन। क्या है बेटा? ये है यूनिट का कन्वर्जन। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये है फंडामेंटल यूनिट्स, यानी फंडामेंटल यूनिट्स का कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जो डिराइव्ड यूनिट हैं, अगर उनको कन्वर्ट करें तो हमें क्या कन्वर्जन में मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, कैसे वो कन्वर्ट होंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, इन्हीं चीज़ों को हम लोग बेटा यहाँ पे आज देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अदर यूनिट, ये इसी पे बेसिस है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसके ऊपर डेरिवेशन करेंगे, इसका डिराइव करके दिखाएंगे आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। फिर एक न्यूमेरिकल करा जाएगा, एक क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन का नाम ले लेते हैं हम लोग बेटा, हम करेंगे 1 जूल इंटू अर्ग, इसी को करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, 1 जूल इंटू वर्ग हम क्या करेंगे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि इसको 1 जूल, यानी कि अगर गौर करो बेटा तो इस 1 जूल में ये एसआई यूनिट है कि नहीं? एसआई यूनिट है। और अर्ग क्या है? अर्ग है इसका सीजीएस यूनिट। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एसआई से सीजीएस में जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इजी है आपके लिए, बचपन से करते आ रहे हैं, प्लस इजी है इसलिए क्योंकि ये सिंपल है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल कन्वर्जन हो रहा है। तो फंडामेंटल कन्वर्जन हर जगह के लिए सेम होते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूले लंबे हो जाते हैं, उसमें यूनिट ज़्यादा हो जाते हैं। अब अकेला यूनिट्स तो होता नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर, फलान डेकान स्क्वायर, ऐसे करके बहुत लंबे लंबे इक्वेशन आ सकते हैं। तो वहाँ पे कन्वर्जन करने में आप मुँह जवानी या डायरेक्ट कैलकुलेट करके आप नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पे फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, और वही फॉर्मूला हम आपको बेटा यहाँ पे दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट टू वन इनटू अदर यूनिट, इसके लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे कि कोई दो यूनिट्स हैं, लेट 2 यूनिट्स, कोई दो यूनिट्स हैं जिसमें हमको एक दूसरे में कन्वर्जन करना है। पहला जो यूनिट है बेटा, यूनिट 1, उस केस में कितनी क्वांटिटी में है, तो उसके लिए लेते हैं हम लोग n1। ठीक है, और उसके जो mlt के फॉर्म में है उसको लेंगे हम m1 l1 t1 a b c। ये कैसा जाएगा? यानी m1 l1 t1, क्योंकि ये यूनिट वन है, तो उसका m1 l1 t1 और उनके सर पे जो पावर है a b c रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, नेक्स्ट होगा जब हम यूनिट 2 की बात करेंगे, तो उस केस में वो कितना लाना, जैसे n1 है क्या, तो अगर हम बात करें कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो ये है आपका SI और ये है आपका CGS। SI से CGS में जाना है, तो जो ये है बेटा वो है n1, ये n1 के वैल्यू है। और अर्ग में जितना भी आएगा वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसे कहेंगे हम n2, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो n2 हो गया। उसके बाद इस केस में भी MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, तो m2 l2 t2 ABC, इनके सर पे पावर होगा ABC करके। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इनको इस फॉर्मूले पर रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इसके ऊपर रखिए, तो ये हो जाएगा आपका बेटा n1, और ये जाएगा m1a l1b t1c इज इक्वल टू n2, और ये हो जाएगा m2a l2b और t2c। ठीक है, अब हमने तो पता है 1 जूल इंटू अर्ग निकालना है, यानी हमें n2 की वैल्यू पता करनी है। तो n1 और n2 की पता करनी है, तो बेटा इस वैल्यू को हम नीचे लेते आएंगे, तो क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2,
और पावर क्या हो जाएगा A। दूसरा L1/L2 पावर कितना हो जाएगा बेटा B। और तीसरा T1/T2 पावर कितना हो जाएगा C = N2। और ये है बेटा हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, जिससे हम निकाल सकते हैं क्या, ये फॉर्मुलेशन कर सकते हैं कि 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है बेटा, और यही है इसका शॉर्ट टर्म में डेरिवेशन आप कहेंगे सर इतना छोटा कैसे, तो मैं कहूँगा बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट भी होते हैं। ठीक है, 2-3 लाइन के स्टेटमेंट होते हैं। पहला लाइन ये आता है, उसके बाद एक आध 2 लाइन के स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट देयर आर 2 क्वांटिटीज, वन इज N1 M1 L1 T1 और अनदर इज N2 M2 L2 T2। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके बाद आपस में इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और फॉर्मूला पुट करने के बाद हमको हेंस यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था कन्वर्जन डेरिवेशन के तौर पे। अब इसको रियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट दिखाएंगे 1 जूल को अर्ग में। तो 1 जूल को अर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, आइए देखते हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे अगर, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ पे जो कंडीशन आता है वो क्या है, वो है कि 1 जूल को अर्ग में करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा लिखेंगे जूल क्या लिखेंगे बेटा, ये है SI, तो SI लिख देंगे। और किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में, तो अर्ग किस में होता है CGS, उसको CGS लिख देंगे। ठीक है, और ऐसे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, M1 है, L1 है, T1 है और N1 है। वैसे ही इधर M2 है, L2 है, T2 है, N2 है, और जो वैल्यू दिया है उसको लिखिए। तो इसमें मास को SI में कितना लिखते हैं बेटा, तो मास को SI में लिखते हैं 1 kg, और ग्राम में कितना लिखते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, लेंथ को कितना लिखते हैं SI में, मीटर लिखते हैं, लेकिन अगर सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर लिखते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और टाइम तो बेटा सेकंड में ही रहता है, चाहे वो सीजीएस में हो, एमकेएस में हो, एफपीएस में हो, एफटीएस में, डीटीएस में, कीटीएस में, कोनो ईएस में हो बेटा, सेकंड हमेशा सेकंड ही रहता है, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, अब वैसे ही सेम इधर चेक लेते हैं हम लोग। मास किस में हो, ग्राम में, तो कितना हो जाएगा 1 ग्राम। लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड, N2 पता नहीं, N1 1। आप देख सकते हो 1 जूल है ना, 1 जूल, ये नहीं क्लियर हो गया। अब हमको इस फॉर्मूले पे रखना है और पता करना है, तो फॉर्मूले पे रखते हैं बेटा, रख दो फट से फॉर्मूले पे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉर्मूला क्या था बेटा, अभी फॉर्मूला लाए हम कि 1/2 केस लाया ना, यानी ये है M1/M2 का पावर ABC वाला केस था। तो यहाँ पे 1 है, N1 की वैल्यू अंदर क्या हो जाएगी, M1 कितना है 1000 और M2 कितना है 1, पावर कितना है A, पावर ले लो A, और A की पावर कितनी है, A की पावर 1 है। ठीक है, A की पावर कितनी है 1 है भाई, M पे पावर कितना है 1 ही तो है ना, M पे पावर M का पावर 2, M का पावर 3, तो केस ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे इस केस के लिए एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, वो है आपका MLT आना, MLT कन्वर्ट करना, क्योंकि आपको इस डेरिवेशन के लिए MLT आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एनर्जी का होता है बेटा, एनर्जी के लिए लो वर्क इज एनर्जी वर्क, और वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का होता है बेटा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड का होता है मीटर। तो ये हो जाएगा M1 और ये हो जाता है L2 और T-2 यहाँ पे आ गया। ये इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी बेटा। ठीक है, ABC की वैल्यू कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे सामने है A, और यहाँ से सेम हम रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 100/1, और ये क्या हो जाएगा B, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या केस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा T1 यानी 1/1 का C = हो जाएगा बेटा N2। अब ABC की वैल्यू कैसे आई, तो ABC की वैल्यू आएगी बेटा जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमने एनर्जी, ये एनर्जी का ही तो कन्वर्जन है ना, तो एनर्जी का MLT फॉर्म जब हमने निकाला तो ये आया 1 2 -2। तो बस लिख दो A के जगह पे 1, B के जगह पे 2 और C के जगह पे -2। क्लियर, यही ऐसे ही कंपैरिजन से हमको ये निकल के आएगा, वरना निकल के नहीं आएगा। ठीक है, करना जरूरी है इसको, इसलिए आना चाहिए MLT आपको। तो ये हो जाएगा बेटा 10 का पावर 3 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 10 का पावर 4 इंटू,
और ये हो जाएगा बेटा आपका 1 का पावर फलान निकाल, 1 का पावर कितनों करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 1 ही होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा n2। तो आपने देखा n2 इज इक्वल टू आ गया बेटा 10 का पावर 7 अर्ग, यानी क्लियर हो गया। यानी 1 जूल की वैल्यू एसआई में सीजीएस में मिलेगा 10 का पावर 7 अर्ग। तो ये था बेटा इस पे क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। इशू बस एक जगह है ये बेटा, वो है जब आप कंपेयर करोगे ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो ए बी सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे जब हम उसका एमएलटी निकालेंगे। ठीक है, एमएलटी की आवश्यकता पड़ेगी किसकी, जिसका हम यूनिट निकाल रहे हैं। मान चलो एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भाई एनर्जी तो एनर्जी है, उसका एमएलटी फॉर्म निकलेगा ना, उसके एमएलटी से हम इसके अंदर कंपेयर करेंगे ए बी सी की वैल्यू लाने के लिए, और जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमको रिजल्टेंट आंसर एकदम बेखौफ मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये थी क्लियरिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं इसमें एक और क्वेश्चन लगा सकते हो, जैसे एक और है 1 न्यूटन इंटू डाइन, यानी निकाल सकते हो कि 1 न्यूटन को डाइन में कैसे करें। तो सेम वही प्रोसीजर लगाना बेटा, और बता तो इसका आंसर आप चेक कर लेना और हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। 10 का पावर 5 डाइन होता है बेटा। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, 11 के तौर पे अक्सर हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइनल में भी कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाते हैं। ठीक है, अच्छे वाले क्वेश्चन है, 1 जूल इंटू वर्ग और 1 न्यूटन इंटू डाइन। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो बात करें बेटा दूसरा पॉइंट, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। ये क्या है, तो ये है बेटा जब हम चेक करते हैं फॉर्मूला सही है कि नहीं डायमेंशनली, जब हम किसी फॉर्मूले को डायमेंशनली टेस्ट करें। तो चलिए टेस्ट करते हैं बेटा हम लोग डायमेंशनली फॉर्मूले को। तो नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा, समझ में आया ये कैसे हुआ, तो बातों को गौर करेंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा, दूसरा हेडिंग हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हम चेक करें कि कोई भी फॉर्मूला कंसिस्टेंट है नहीं, यानी कि फॉर्मूला रियल में डायमेंशनली वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये है आपका क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और अगर ऐसा देखो कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर LHS की वैल्यू अगर RHS के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो जो फॉर्मूला है वो कंसिस्टेंट है और डायमेंशनली इट इज करेक्ट। ठीक है, डायमेंशनली क्या है वो करेक्ट है, एनालिसिस इसको कहते हैं बेटा डायमेंशनल एनालिसिस बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये तरीका है। ये एक बात गौर करेंगे बेटा हमेशा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सब पे वर्क नहीं करता, हर एक फॉर्मूले को नहीं कवर करता है, लेकिन जो भी फॉर्मूले इसके अंदर कवर होते हैं वो बिल्कुल 100% वेरीफाइड हो जाते हैं कि हाँ ये कभी गलत साबित नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, तो चलिए हम बात करते हैं, इस इक्वेशन लिया हमने, तो S का अगर हमें एमएलटी निकालें तो हो जाएगा बेटा L। ठीक है, L हो जाएगा, डिस्टेंस होता है तो L हो जाएगा। U का होता है बेटा क्या, UT, तो UT का होता है मीटर पर सेकेंड, और T का होता है सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बेटा 1/2। एक बात गौर करेंगे बेटा कि कंसिस्टेंसी चेक करने में हमको कोई कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कांस्टेंट हो ना हो हमसे कोई मतलब नहीं है, हम सिंपली अपना कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 1 लिखा है कि 10 लिखा है कि 10 लाख लिखा है। ठीक है, कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं। अब बात करेंगे 80 स्क्वायर, तो होता है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इंटू सेकेंड का स्क्वायर, तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर पे कट गया। जब हमने चेक किया था बेटा तो ये भी आगे L, और M का भी होता है L, और इसका भी होता है L। और अब गौर कर लो बेटा कि ये हो गया L इज इक्वल टू 2L, और 2 कॉन्स्टेंट हटा दो तो यानी L इज इक्वल टू L, यानी LHS इक्वल टू RHS। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये फॉर्मूला है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है और इट इज कंसिस्टेंट एंड डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये था कॉन्सेप्ट कहने के लिए कि हाँ ये बिल्कुल अब हम लोग सही जा रहे हैं। तो ये था तरीका कि हम कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम लोग टेस्ट कर सकें। तो टेस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा यही है। ठीक है, अब आप मैक्सिमम फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है डायमेंशनली। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो करेक्ट बताएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला गलत है, नहीं ये बात नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है हमको डायमेंशनली एनालिसिस करने के लिए। ओके, तो चलिए बेटा ये भी हो गया हमारे सामने समाप्त। अब और भी हमने एक एग्जांपल ले लिया, आप और भी दूसरे एग्जांपल लेके इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, बेधड़क टेस्टिंग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। बेटा क्वेश्चन
टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन। हमको टाइम पीरियड निकालना है बेटा, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व किया जाएगा टाइम पीरियड ऑसिलेशन का। करेंगे हम लोग डेरिवेशन पे, जिसकी चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लेट किया है टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन, यानी हमने लेट कर लिया है टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन, यानी उसी का ऑसिलेशन निकालना है हमको कि टाइम पीरियड का ऑसिलेशन हम डायमेंशनल क्वांटिटी से कैसे फॉर्मूला डिराइव करें। तो हमने लाया यहाँ पर लेट किया है कि जैसे कि टाइम पीरियड में क्या क्या डायमेंशनल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, वो है एम, एल और जी, मास लेंथ एंड ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट है टाइम क्या है बेटा, टाइम का पीरियड निकालना, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए एल बी जी सी, पावर के फॉर्म में है। जब हमने प्रोपोर्शनल से हटाया तो टी इज इक्वल टू के एम ए एल बी जी सी फॉर्म में आ गया, ठीक है। क्योंकि जब भी आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आता है, जिसकी वैल्यू हम फर्दर डिसाइड करते हैं कि 1 है कि 2 है कि समथिंग है, फलाने हैं ढकाने, जो भी है बेटा, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटिंग इन MLT। अब हम इसको MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी को लिख सकते हैं हम लोग M0 L0 T1। क्यों? क्योंकि इसमें M और L नहीं है, इसलिए हम इसको 0 का फॉर्म में यहाँ पे नोट कर दिए हैं। नेक्स्ट, इसको K ऐसे ही कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट कोई MLT नहीं होता है, तो ये हो जाएगा बेटा MALB। और जी मैंने ग्रेविटी, और ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड, यानी एल और टी माइनस 2, यानी ये MLT होता है, तो ये देखो एल टी माइनस 2 का पावर सी। फर्दर इसको रिकैलिब्रेट करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा के एम ए, और यहाँ से एल इस यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, और टी इज इक्वल टू माइनस 2c। अब यहाँ पे समझने, तो बेटा मैं यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ कि जब हम सी का अंदर अप्लाई करेंगे तो ये एल के ऊपर सी आ जाएगा, और टी के साथ माइनस 2c आ जाएगा, तो टी के साथ माइनस 2c दिख रहा है आपको। अब एल के पावर सी और एल के पावर बी, यानी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो एक्सप्लेन कहता है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो इस केस में एल का पावर बी प्लस सी। क्लियर, एकदम 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, कंपेरिजन, जो हमने अभी MLT कंपेरिजन करके दिखाया, इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ वन इनटू अनदर के अंदर। तो नेक्स्ट है यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना बेटा 0, और b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कैसे कैसे कंपेयर किया हमने, तो देखो गौर करो, यहाँ पे m का पावर a है, यहाँ पे m का पावर 0 है, तो a इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे l का पावर 0 है, और यहाँ पे l का पावर क्या है, b प्लस सी है, तो हमने नोट कर दिया b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस सी। अब तीसरा है t का पावर 1, और यहाँ पे t का पावर माइनस 2c, यानी माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2। सिंपल मैथमेटिक। उसके बाद बेटा c की उठा के हमने यहाँ पुट कर दी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1/2। अब ए बी सी की वैल्यू उठा के बेटा हमने इस इक्वेशन में रखी, किस इक्वेशन में, सिंपल ये वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। यानी हमने इक्वेशन नंबर 1 में जब रखी तो हमें क्या मिला, हमें मिला t इज इक्वल टू के, देख लो बेटा, ठीक है, मिला क्या, गौर करना, t इज इक्वल टू के M0, L का पावर 1/2, G का पावर माइनस 1/2। और पता है बेटा पावर में कभी माइनस नहीं रह सकता, तो तुरंत वो माइनस नीचे चला जाता है, तो नेक्स्ट बनता है, और 1/2 का मतलब रूट होता है, हमेशा याद रखना बेटा, 1/2 अगर पावर में है तो हम उसको रूट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब भी पावर 1/2 होता है। तो हमें यहाँ पे जाएगा टी इज इक्वल टू के रूट अंडर L/G, और के की वैल्यू बेटा इस टाइम पीरियड के केस में k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई होती है, इसलिए t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/G। और ये हमारा बेटा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है किसके लिए, टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन केस आएगा आप ही जो क्लास में है, फर्दर थोड़ा सा सेकंड पार्ट में है बेटा, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो ये था हमारा टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला बेटा, ठीक है। तो ये था हमारा डेरिवेशन का तरीका कि कैसे हम किसी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल आपके सामने ले रखा था, टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन। ये थोड़ा सा खतरनाक था, आप आसान वाला भी चुन सकते हो। वैसे बहुत रेयरली इसको पूछा जाता है एग्जाम्स में, बशर्ते आपको पता होना चाहिए बेटा, हथियार रखना आवश्यक है और चलाने में आना चाहिए, क्योंकि हथियार का क्या फायदा जब चलाने ना आए, ठीक है। तो इसलिए हमने चलाना सिखाया आपको, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से उस हथियार का यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, डेरिवेशन के बाद आते हैं लिमिटेशन पे। लिमिटेशन क्या होता है, तो लिमिटेशन की बात करें हम लोग, लिमिटेशन की बात करें कि ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं इसका लिमिटेशन क्या है, भाई सबकी लिमिटेशन होती है। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन इस प्रकार हैं कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल क्वांटिटी, यानी कि जो भी हम इसमें डेरिवेशन करके निकालेंगे
इस डेरिवेशन में हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है वो जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि उसके बारे में उसे मालूम ही नहीं है डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट बोलता है कि नो इन्फॉर्मेशन। दूसरा है नॉट मोर देन 3 डायमेंशन, यानी कि जैसे MLT या MLG या MLA, 3 से अधिक आप प्रयोग नहीं कर सकते। 3 से अधिक प्रयोग करोगे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है बेटा। ये आधा अधूरा थोड़ा सा मैंने प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने बताया कि आपको जानकारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट है नो डिराइव फॉर डायमेंशनलेस, यानी वही बात, डायमेंशनलेस होगा तो उसका डेरिवेशन हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नो सेम फॉर्मूला, और अगर फॉर्मूला है आपके पास S = UT + ½ AD², तो जब आप इसको डायमेंशनल डेरिवेशन मेथड से इसको लाओगे तो 1/2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि डायमेंशन यानी कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में इसके कोई रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आ जाएगा, S = UT + AT² आ जाएगा, लेकिन हाफ नहीं आएगा। हाफ का तरीका आपको खुद से स्वयं से लगाना है, ठीक है बेटा। तो ये था नो सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला नहीं आ सकता। अगर कांस्टेंट है तो, अगर कांस्टेंट नहीं तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो सेम नहीं आएगा। चलिए आगे बात करेंगे। ये ना ही हमें बताता है स्केलर है ना ही वेक्टर है, यानी हमें ये नहीं बता पाता कि फॉर्मूला स्केलर है कि वेक्टर है। इससे कोई मतलब नहीं है कि स्केलर है कि वेक्टर है, सिंपल जो इससे हो सकता है वो सॉल्व करके आपको सामने रख देगा। तो ये था बेटा हमारे सामने लिमिटेशन, और ऐसे करके हमने ये 4 टॉपिक्स को आपके सामने क्या कर दिए बेटा, समाप्त कर दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा, कहीं पे भी अगर थोड़ी सी हौच-पौच हो गई हो, तो उसके लिए अगर नहीं समझ में आया, हौच-पौच का समझ में ना आया बेटा, तो एक बार हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे और बताएंगे कहाँ पे समझ में नहीं आया। हम आपके लिए फिर प्रयास करेंगे बेटा, बाई जिस मीन से हो सके। मेरी टीम आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, ठीक है बेटा। चलते हैं, जय हिंद।